हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेडेक्सेल। चल हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेडेक्सेल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो आखिरी लेक्चर रहेगा ये अपना। तो देखते हैं आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन। तो आज के टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, उनको अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन और एंजाइम्स, कुछ ये बातें आज हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज में अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, सुक्रोज जो है वो एक टाइप का डाइसैकेराइड है जो कि बना हुआ होता है किससे, दो ग्लूकोज की यूनिट से। यानी कि दो ग्लूकोज की यूनिट से, भाई ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बनता है, एक सुक्रोज बनता है। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स ये क्या होते हैं, ये अपन पिछले लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। ठीक है, और ये बना हुआ होता है ग्लूकोज से। और कौन से ग्लूकोज होते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ऑपोजिट साइन वाला। ठीक है, सॉरी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना हुआ होता है, सॉरी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ होता है क्या, आपका सुक्रोज। ठीक है, दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये बना हुआ होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो दोनों मोनोसेक्राइड्स होती हैं, ठीक है, जो दोनों मोनोसेक्राइड है, यानी कि ये जो ग्लूकोज है और ये जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है, तो ये जो जुड़े हुए हैं ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। किससे जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो देखो यहाँ पे ये अपन ने होवर्थ स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, होवर्थ स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। तो इस होवर्थ स्ट्रक्चर में, तो अगर होवर्थ स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो होवर्थ स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज की है और बीटा डी ग्लूकोज की है वो जुड़ती है फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन। ठीक है, यहाँ पे जो OH था और यहाँ पे जो OH है, ठीक है, तो इसका H एंड इसका OH, किसी भी का OH निकाल कर, यानी कि यहाँ से आप H2 निकाल दो और दोनों को जोड़ दो, दोनों होवर्थ स्ट्रक्चर को जोड़ दो, तो किसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो यहाँ पर जो याद रखने वाला पॉइंट है ना, वो ये है कि एक जो ग्लूकोज है और ये जो फ्रक्टोज है, ठीक है, ये जो फ्रक्टोज है, तो इसका कार्बन कौन सा है, इसका कार्बन है सेकंड कार्बन एंड इसका कार्बन है फर्स्ट कार्बन। ठीक है, तो C1 एंड C2, तो इन दोनों को जोड़ के जो है वो सुक्रोज स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज भी एक टाइप का डाइसैकेराइड है जो बना हुआ होता है दो ग्लूकोज की यूनिट से। ठीक है, माल्टोज दो ग्लूकोज की यूनिट से बना हुआ होता है और सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की यूनिट से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बना हुआ होता है, माल्टोज बना हुआ होता है। ठीक है, और इसमें हम जो यूनिट जोड़ते हैं, तो एक तो होता है C1 एंड दूसरा होता है C4। तो C1 एंड C4 यूनिट्स को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, सॉरी माल्टोज बनता है। ठीक है, तो वही होवर्थ स्ट्रक्चर बनानी है जहाँ पे यहाँ OH है और यहाँ OH होगा, तो उसमें से आपको क्या निकालना है, H2O निकालना है एंड स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, तो होवर्थ स्ट्रक्चर अगर आपको आती है, जो कि पिछले लेक्चर में सिखाई गई है, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, अनदर डाइसैकेराइड माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज। दोनों के दोनों कैसे होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज पता होनी चाहिए कि जो ग्लूकोज है वो कौन से हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज which C1 of one glucose is linked to C4 of another glucose unit, the free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in the solution and it show reducing property, so it is a reducing sugar। तो जो माल्टोज है
वो रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, तो ये एक ऐसी रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, तो एक ऐसी शुगर है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं लैक्टोज की बात। देखो लैक्टोज जो है वो दो चीजों से मिलके बना हुआ है। किससे? एक तो बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो देखो इट इज मोर कॉमनली नोन एज अ मिल्क शुगर सिंस द डाइसैकेराइड इज फाउंड इन मिल्क। लैक्टोज हमें कहाँ मिलता है? लैक्टोज हमें मिल्क में मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये कंपोज किससे बना हुआ होता है? किससे बना हुआ होता है? ये बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज से मिलके बना हुआ है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है लैक्टोज है। ठीक है, तो ऐसी दो यूनिट लेनी है जिसमें लैक्टोज, तो यानी कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज से मिलके बना हुआ होता है ये। और उसमें भी हम बात करें तो कौन सा होता है? बीटा डी। कौन सा होता है? बीटा डी। तो अल्फा एंड बीटा का कॉन्सेप्ट अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि जो फर्स्ट कार्बन का OH है, अगर होवर्ड स्ट्रक्चर में वो ऊपर है तो अल्फा और नीचे है तो बीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी गैलेक्टोज है। तो अगर मैं इसमें बात करूं, देखो बीटा डी गैलेक्टोज है ये। ठीक है, तो C1 और C4 ऑफ ग्लूकोज, उसमें से जब यहाँ OH होगा एंड यहाँ OH होगा तो आपको क्या निकालना है? H2O निकालना है, देन उस दोनों यूनिट को जोड़ देना है। ठीक है, और ये होवर्ड स्ट्रक्चर बनाना पिछले लेक्चर में हर किसी की सीखी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो पिछला लेक्चर देखना, उसके बाद ही इसकी लेक्चर में मूव करना। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो लैक्टोज किससे बना हुआ होता है? तो लैक्टोज बना हुआ होता है बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीसैकेराइड्स की, पॉलीसैकेराइड की अगर मैं बात करता हूँ तो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? जिनमें जो मोनोसैकेराइड की यूनिट है वो कितनी हो? 2 से ज्यादा हो। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, जनरली 10 से ज्यादा वाली जो है वो हम पॉलीगोसैकेराइड्स में काउंट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, देखो मैं क्लासिफिकेशन बताता हूँ। जब एक यूनिट हो तो उसको मोनोसैकेराइड बोल देते हैं, जब 2 से 10 हो तो इसको ऑलिगोसैकेराइड बोल देते हैं, और जब 10 से ज्यादा हो तो इसको पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। क्या? मोनोसैकेराइड की यूनिट्स, जैसे अपन ने डाइसैकेराइड्स पढ़ा, माल्टोज एंड जो सुक्रोज है वो डाइसैकेराइड कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की यूनिट से मिलके बना हुए हैं, या फिर ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बने हुए हैं। तो दो यूनिट्स जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना हुआ है तो उसको डाइसैकेराइड बोल दिया। तो उसी तरीके से पॉलीसैकेराइड में क्या होता है? 10 से ज्यादा टाइप की जो यूनिट्स है वो आपस में जुड़ के बनती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है तो वो क्या है? देखो पॉलीसैकेराइड्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किससे जुड़े हुए होते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, फिर उसके बाद द मेनली एक्ट एज अ फूड स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल। जो जनरली ये जो सैकेराइड्स है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स, ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? या तो फूड स्टोरेज का काम करते हैं या स्ट्रक्चरल मटेरियल का काम करते हैं। तो आप तो बायो के हो सारे के सारे, तो आप तो अच्छे से जानते हो कि फूड स्टोरेज का काम प्लांट्स करते हैं, और प्लांट्स फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। तो स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड फॉर प्लांट्स। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, दालों में, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। ठीक है, इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, यानी कि अल्फा ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स जुड़ के स्टार्च बनाती है। क्या बनाती है? स्टार्च, यानी कि बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में 1000, 2000, ठीक है, ऐसे यूनिट्स आपस में जुड़ के क्या बनाती है? स्टार्च बनाती है। ठीक है, चलिए स्टार्च में कुछ एग्जांपल हैं, दो टाइप के, एक तो होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर, पढ़िए मेरे साथ। तो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज इज अ हॉट वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, बहुत बार स्टेटमेंट में पूछा जा चुका है। ठीक है, कंपोनेंट विच constitutes about 15 to 20% of starch.
Chemically, amylose is a long unbranched chain with 200 to 1000 unit of अल्फा डी ग्लूकोज। अमाइलोज जो है एक टाइप की स्टार्च है जिसमें ग्लूकोज की कितनी यूनिट्स होती हैं? 200 से लेकर 1000 यूनिट्स होती हैं। कितनी? 200 से 1000 यूनिट्स होती हैं अल्फा डी ग्लूकोज की अमाइलोज के अंदर, और वो क्या होती है? वाटर, हॉट वाटर सॉल्युबल होता है। भाई स्ट्रेट चेन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा तो सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, और ये जुड़ा हुआ क्या होता है? देखो C1 एंड C4 से जुड़ा हुआ होता है ग्लाइकोसिडिक लिगेंड, मतलब ये ग्लूकोज की यूनिट, ये दूसरे ग्लूकोज की यूनिट, ये तीसरे ग्लूकोज की यूनिट। तो यहाँ 1 नंबर होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 4 होगा, तो ये आपस में जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये एक ग्लूकोज की यूनिट है, तो ये C1 कार्बन है, ये C4 कार्बन है, ये जो इसका OH ग्रुप होगा, ठीक है, इसमें से आपने क्या निकालना है? H2O निकालना है और उसको जोड़ देना है। ये देखो C1 कार्बन है, इसका C4 कार्बन है, यहाँ पे जो OH ग्रुप होगा, आपको क्या करना है? यहाँ से H2O निकाल देना है और जोड़ देना है। तो इस तरीके से कंटिन्यू ये चेन चलती ही जाती है, इसका मतलब है ये चेन चलती जा रही है। ठीक है, 200 से 1000 यूनिट्स, ये होता है अमाइलोज की बात। फिर अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो अमाइलोपेक्टिन जो है वो इनसॉल्युबल होता है हॉट वाटर में, और 80 से 85% जो है वो स्टार्च का बनाता है। यानी कि इन स्टार्च दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक होती है अमाइलोज, एक होती है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें तो ये 80 से 85% बनाता है और ये 15 से 20% बनाता है। ठीक है, ये हॉट वाटर सॉल्युबल है, ये हॉट वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, ये हॉट वाटर इनसॉल्युबल है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद बात करें जो अमाइलोपेक्टिन है वो थोड़ा सा ब्रांच्ड फॉर्म में होता है। इट इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1 एंड C4, सेम वही C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वेयरएज ब्रांचिंग अगर C1 से C6 ग्लाइको लिंकेज होती है। तो जैसे ही अमाइलोज में क्या है? स्ट्रेट चेन है, वहीं अगर मैं अमाइलोपेक्टिन की बात करूं तो ये देखो, ये C1 ग्लूकोज का, ये C4, फिर ये C1 देखो, फिर यहाँ से 6th कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? 6th कार्बन, जिससे ब्रांचिंग, जिससे बॉन्ड बना हुआ है। फिर ये C1 C4 भी प्रेजेंट है, C1 C4 भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको तो बोला जाता है अल्फा लिंक। जो C1 एंड C4 के बीच में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अल्फा रिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्फा लिंक। ठीक है, और ये भी कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बात समझ में आ रही? तो यानी कि इन अमाइलोपेक्टिन C1 C4 भी होता है एंड C1 C6 भी लिंक प्रेजेंट होता है। ये दो टाइप के लिंक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन में। ठीक है, तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दो चीजों से मिलकर स्टार्च बना हुआ होता है। मेजर पोर्शन जो होता है वो अमाइलोपेक्टिन होता है, जो कि 80 to 85% कंस्टिट्यूट करता है और हॉट वाटर सॉल्युबल होता है एंड ब्रांच्ड फॉर्म में होता है। दूसरा अमाइलोज जो कि हॉट वाटर सॉल्युबल होता है, 15 से 20% ही स्टार्च का फॉर्मेशन करता है और इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बातें थी अभी तक हमने स्टार्च के बारे में की। तो अब तक हमने कितनी बातें करी? एक तो हमने करी स्टार्च के बारे में बात, जो कि पॉलीसेकेराइड है। उससे पहले हमने डाइसेकेराइड की बात करी, जिसमें हमने माल्टोज की बात करी थी एंड किसकी बात करी थी? माल्टोज की बात करी थी एंड लैक्टोज की बात करी थी। माल्टोज जो कि है वो ग्लूकोज एंड किससे बना हुआ है? ग्लूकोज से, और माल्टोज जो है वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलीसेकेराइड में हमने स्टार्च के बारे में बात करी, ये सारी हमने बात करी। अब हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन आपने पढ़ रखा है कि एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल्स में स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। ये तो आपने पढ़ रखा है भर भर से बायो में। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च।
बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है किसकी जैसे, अमाइलोपेक्टिन की तरह, और ज्यादा हाईली ब्रांच होता है। ये जो प्लांट्स में अमाइलोपेक्टिन मिलता है उससे ज्यादा ब्रांच्ड होता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये लिवर में प्रेजेंट है, मसल्स में प्रेजेंट है और ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, जब बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होती है तो एंजाइम जो है इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज के अंदर, एंड ग्लाइकोजन जो है वो फंगी और येस्ट में भी मिलता है। तभी तो अपन कहते हैं फंगी वगैरह जो है उससे अपने को अच्छी एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, कुछ एडिबल फंगीज भी होती है। तो इसमें जो लिंक देखो, ये ग्लूकोज है, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। ठीक है, ये हो गया अपना बीटा लिंक। तो जो स्टार्च में जो हमें ग्लाइकोजन में मिलता है लिंकेज, इसको क्या बोलते हैं हम, बीटा लिंकेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, बीटा लिंकेज। और ये अपर स्टेयर के फॉर्म में चलता जाता है। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट्स पढ़ लेना आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते रहना। चलिए आगे चलते हैं। प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो प्रोटीन्स जो है मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल है लिविंग सिस्टम के अंदर, और चीफ सोर्स जो इसके होते हैं तो मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट, फिश, मीट एक्सेट्रा, इनसे प्रोटीन मिलता है। They occur in every part of the body and form the fundamental basis of structure and function of life. सारी बातें अपन जानते हैं। They are also required for growth and maintenance of body. The word protein is derived from Greek word proteos, ठीक है, which means primary or the primary importance. All proteins are polymer of amino acid. ये सबसे important लाइन है। ठीक है, अमीनो एसिड जो है वो यूनिट होती है किसकी, प्रोटीन की। ठीक है, तो अमीनो एसिड से जुड़ जुड़ के जो है वो प्रोटीन बनती है। ठीक है, बात समझ में। बाकी यहाँ पे ऐसी कोई नई चीज नहीं है जो आप नहीं जानते, आपने बायो में पढ़ रखी है ये सारी चीज। ठीक है, जो नई चीज है वो मैं बता दूंगा। फिर अमीनो एसिड जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि अमीनो ग्रुप। ठीक है, अमीनो एसिड, अब थोड़ा सा केमिस्ट्री में आते हैं। अमीनो एसिड, अब तुम्हारे मन में आना चाहिए, अमीनो मतलब कि हो गया NH2 ग्रुप। ठीक है, और एसिड हो गया आपका COH ग्रुप। तो यानी कि इसके अंदर अमाइन ग्रुप एंड एसिड ग्रुप दोनों प्रेजेंट होता है, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड ग्रुप। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और ये COH ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। ठीक है, एक कार्बन से दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, अमीनो एसिड। क्या होगा, अमीनो एसिड। अब इसमें ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, ये एल्काइल ग्रुप डिफरेंट रहता है, और डिफरेंट जो है अमीनो एसिड्स बनाता है। टोटल 20 टाइप के डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी हम बात करेंगे। देखो, दिस अमीनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, पॉलीमर है तो क्या होंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होंगी ही सही। चलिए, प्रोटीन इज अ नेचुरल पॉलीमर हैविंग अल्फा अमीनो एसिड एज द मोनोमर। क्या होता है इसमें, अमीनो एसिड होता है इसका एज अ मोनोमर, प्रोटीन्स का। ठीक है, यूनिट ही तो है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट, विथ एक्सेप्शन ऑफ ग्लाइसिन all other amino acid have a chiral carbon atom and have two optically active isomers. Obviously ग्लाइसिन की जब हम बात करते हैं तो ग्लाइसिन में जो R ग्रुप है ना, वो दोनों हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाता है। देखो, अगर मैं पिछले इसकी बात करूं, ये देखो ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, इस R की जगह भी हाइड्रोजन होता है इन ग्लाइसिन। तो ऑब्वियसली दो एटम अगर सेम हो गए तो एक आयरल हो गया, और एक आयरल कार्बन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बाकी अगर R और हाइड्रोजन अगर अलग अलग है, ये R और हाइड्रोजन अलग है, तो चारों वैलेंसीज डिफरेंटली सेटिस्फाइड है, तो कायरल कार्बन हो गया, और कायरल कार्बन तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे समझाने चाह रहा है। तो यहाँ पे देखो, एक पे CHO ग्रुप है, ये देखो L ग्लिसरल्डिहाइड है, तो इसमें क्या है, देखो आगे, ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड बिलोंग टू L सीरीज। जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड होते हैं वो L सीरीज को बिलोंग करते हैं।
ठीक है, जिनमें अमाइनो ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, और OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड होता है। मतलब L सीरीज में क्या होता है, अपन लेफ्ट साइड ही देखते हैं, ठीक है, चाहे अमाइनो ग्रुप हो चाहे OH ग्रुप हो। तो यहाँ पर देखिए अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड, OH ग्रुप लेफ्ट साइड है, अमाइन ग्रुप जो है लेफ्ट साइड है, अमाइन ग्रुप जो है लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं वो सबके सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं। अगली बात, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो दो टाइप से होती है। तो देखो जैसे ये अमीनो एसिड है तो इसमें ग्लाइसिन है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसमें ग्लाइसिन बोल देंगे, ठीक है। अब आप जानते हो कि अगर मैं अमीनो एसिड बनाता तो ये C, ये H, ये COH और ये NH2। आप जानते हो कि ये H एसिडिक है और ये बेसिक है, तो H प्लस ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये कर लेगा, तो यहाँ पे NH3 प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा, तो वो बन गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये NH3 और ये सब सेम है, R की जगह क्या आ गया है, क्या है ये, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेलिन। जब एक मिथाइल आ जाए और एक हाइड्रोजन आ जाए तो एलेनिन, ठीक है। जब 2 मिथाइल प्रोपाइल आ जाए, ठीक है, तो ल्यूसीन आर की जगह। तो ये आर की जगह जब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स बनते हैं, तो ये टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है जो आपको ध्यान रखने हैं। और कुछ एग्जांपल हैं जैसे सेरीन, थ्योरेनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, सिस्टीन, मिथ्योनिन, ठीक है, एस्पार्जिन और ग्लूटामिन। ये सब जो है अमीनो एसिड के टाइप हैं जो आपको ध्यान नहीं रखने, ज़्यादा पूछे नहीं जाते। बस शुरू के जो ये 3-4 हैं, ठीक है, शुरू के ये जो पहली स्लाइड पे लिखे हुए हैं अमीनो एसिड, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स विद एसिडिक साइड चेन। तो एसिडिक साइड चेन किसमें होती है, जैसे एस्पार्टिक एसिड है तो देखो यहाँ पे COH साइड चेन एसिडिक है, यहाँ पर भी ये एल्काइल ग्रुप जो है जो R है ये आपका एसिड प्रेजेंट है। ग्लूटामिक एसिड जो अमीनो एसिड है इसमें भी आप देखिए जो साइड चेन है वो एसिडिक प्रेजेंट है, ठीक है। किसी में बेसिक साइड भी होती है, तो जैसे लाइसिन में देखिए ये R ग्रुप है जो बेसिक है, ठीक है। आर्जिनिन में भी जो है वो बेसिक साइड प्रेजेंट है, ये बेसिक है। NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, लोन पेयर डोनर है, लोन पेयर डोनर है तो लुईस बेस है। यहाँ पर देखिए ये भी NH2 ग्रुप है तो बेसिक है, ठीक है। तो R ग्रुप जो है वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, दोनों टाइप का पॉसिबल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अल्टीमेटली आज का जो लेक्चर है वो पूरा पढ़ के आपको बातें ध्यान ही रखनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं जानते। अगर आपने बायो पढ़ रखी है थोड़ी बहुत तो यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो आपकी नॉलेज में थोड़ी थोड़ी सेम है। फिर अमीनो एसिड जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं असेंशियल अमीनो एसिड, एक होती है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड्स को आपको अपनी बॉडी में इनटेक करना पड़ता है थ्रू फूड, थ्रू सप्लीमेंट्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड जो है बॉडी अपने आप कंपोज कर लेती है, ठीक है, उसके पास कैपेबिलिटी होती है। तो देखो असेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, ये सारे जो 9-10 अमीनो एसिड लिखे हुए हैं सारे के सारे आपके असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो पढ़ते हैं एक साथ। तो दिस मस्ट बी सप्लाइड टू आवर डाइट एज और नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी। These essential amino acids are required for growth of our body. Lack of this essential amino acid in diet can cause diseases such as kwashiorkor. Essential amino acid की डेफिशिएंसी कौन सी बीमारी होती है, क्वाशियोरकर होती है। तो डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, क्वाशियोरकर बीमारी होती है, ठीक है। फिर कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं अपने, तो वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, मिथ्योनिन, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है। तो हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन आर सेमी एसेंशियल। तो कौन से सेमी एसेंशियल होते हैं, तो हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन आर सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड
नॉट इन क्वांटिटी सफिशिएंट टू परमिट नॉर्मल ग्रोथ। तो नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये जो बॉडी है ये सिंथेसाइज कर लेती है, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट में हमें इनटेक करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं कि जो अमीनो एसिड्स सिंथेसाइज हमारी बॉडी खुद से खुद कर लेती है। तो कौन कौन से हैं? ग्लाइसिन, एलेनिन, थायोसिन, सेरेनिन, एस्पार्जिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो जनरली एसिडिक वाले जो पार्ट हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है और कौन सा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। नेक्स्ट, अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो अमीनो एसिड्स आर जनरली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैविंग स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, अमीनो एसिड कैसे टेस्ट का होता है? स्वीट टेस्ट का होता है और ये मेल्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है और ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर और इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ऑब्वियसली बात है, प्रोटीन बॉडी शॉडी बनाते ही होगी, प्रोटीन पानी में मिला के तो पीते हो। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल होता है वैसे, तभी तो कहते हैं कि जैसे कोई जिम वगैरह जाता हो, प्रोटीन टेक करता हो, तो वाटर के अंदर जितना अच्छा सॉल्युबल होगा आपका प्रोटीन, उतना ही उसकी अच्छी क्वालिटी होने का प्रूफ रहता है वो। ठीक है, तो जितने अच्छी क्वालिटी का आपका प्रोटीन होगा, ठीक है, तो वो उतनी ही ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्विटर आयन। तो जैसे अमीनो एसिड में अभी हमने बात करी थी कि एसिडिक एच प्रेजेंट होता है और बेस भी प्रेजेंट होता है, तो ये एच इसके पास प्रेजेंट होता है, शिफ्ट ये एच इसके पास शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये शिफ्ट होता है तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बोथ आर प्रेजेंट। तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, तो अमीनो एसिड कंटेन बोथ एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड बेसिक अमीनो ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। इन aqueous solution the acidic carboxylic group can lose a proton and basic amino group can gain a proton in a kind of internal acid base reaction. The product of this internal reaction is called a dipolar or a Zwitter ion. The Zwitter ion is a dipolar charge but overall electrically neutral and contain both positive and negative charge. Amino acid in the dipolar ion form are amphoteric in nature. ठीक है, जो ये डायपोलर नेचर का होता है, ये कैसे नेचर का होता है? एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यानी कि एसिडिक या बेसिक दोनों तरह बिहेव कर सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन द अमीनो एसिड कैन डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो जिस भी सॉल्यूशन में आपने डाल रखा है उसके हिसाब से ये H+ एक्सेप्ट या डोनेट करता है, यानी कि किसकी तरह बिहेव करेगा ये डिपेंड करता है कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया है। फिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एट अ सर्टेन पीएच द अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स शो नो टेंडेंसी टू माइग्रेट टुवर्ड्स एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड एग्जिस्ट एज अ न्यूट्रल डायपोलर आयन व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जैसे कि आपको यहाँ पे अमीनो एसिड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसका या तो इलेक्ट्रोलाइसिस करो या कोई ऐसी प्रोसेस करो तो इसमें क्या है कि ये हमें किसी भी पॉइंट की तरफ मूव करता हुआ नहीं मिलता, ना ये पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करता हुआ मिलता है ना नेगेटिव साइड की तरफ मूव करता हुआ मिलता है, ये न्यूट्रल ही पड़ा रहता है। तो चार्ज होने के बावजूद ये न्यूट्रल बिहेव करता है क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज बैलेंस्ड होता है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल बिहेव करता है। All amino acids do not have the same isoelectric point and it depends on the nature of R-linked and alpha carbon atom. R-linked या alpha carbon atom पे ये डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स हैव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। प्रोटीन के पास क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। दे आर नंबर ऑफ फैक्टर विच डिटरमाइन द एग्जैक्ट शेप ऑफ प्रोटीन्स, 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो देखो अब प्रोटीन्स की बात हो रही है, ठीक है, तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो टोटल 4 स्ट्रक्चर 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर में डिफाइन किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो प्राइमरी जो है बहुत ज़्यादा सिंपल, मतलब एकदम स्ट्रेट चेन लाइक होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय फ्रेडरिच सैंगर in 1953 in insulin. Primary structure is confirmed by a single polypeptide chain. एक ही polypeptide chain present होती है इसके अंदर in a linear manner. All amino acid are attached in a straight chain by peptide bond. अमीनो एसिड जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि अमीनो एसिड जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो किससे जुड़े हुए हैं? वो जुड़े हुए हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड।
किससे जुड़े हुए हैं? थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है आपस में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम बात करें तो मोनोसेक्राइड्स आपस में किससे जुड़े हुए थे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए थे। उसी तरीके से अमाइनो एसिड जो है वो आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं? वो आपस में जुड़े हुए होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा हेलिक्स की तरह बनने लगता है। हेलिक्स की तरह मतलब जैसे आपने डीएनए वगैरह स्ट्रक्चर पढ़ाई है जेनेटिक्स में, तो उसकी तरह ये बनने लगता है, ठीक है। तो द फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड स्केलेटन इज रेफर्ड टू एज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इट गिव्स इंफॉर्मेशन about the manner in which the protein chain is folded and bent, about the nature of the bond structure stabilize this structure of protein is mainly of two type, alpha helix and beta helix, ठीक है। बीटा प्लेटेड हेलिक्स। तो इसमें क्या देखो, अल्फा हेलिक्स की जब हम बात करते हैं तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है? द चेन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कॉइल्ड राइट हैंडेड साइड, किस साइड? राइट हैंडेड साइड ये कॉइल्ड होता है, और बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। किसकी वजह से होता है ये राइट हैंडेड? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। द स्पाइरल इज हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमीनो एंड एसिडिक पार्ट, ठीक है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगती है। और एक्स-रे स्टडीज हैव शोन दैट देयर आर एप्रोप्रिएट 3.6 अमीनो एसिड यूनिट फॉर ईच टर्न इन हेलिक्स। जब एक टर्न लेता है अमीनो एसिड तो उसमें टोटल 3.6 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सच प्रोटीन्स आर इलास्टिक, ठीक है, that can be stretched on stretching weak hydrogen bond breakup and the peptide act like a spring. The hydrogen bonds are reformed on releasing the tension, myosin, keratin and tropomyosin. ये मसल्स में भी आपने पढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अरेंज इन साइड बाय साइड अरेंज होते हैं इसमें। The chains are held together by a very large number of hydrogen bond between carbonyl and amine group of different chain. These sheets can be slide over each other to form a three-dimensional structure called beta pleated sheet. ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर टाइप होती है ये, ठीक है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर जैसी होती है। जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है ना, वो शीट टाइप होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे लेयर बनी हुई होती है। तो ये लेयर बनी हुई होती है ना, तो इस टाइप की होती है ये, ठीक है, लेयर्स बनी हुई होती है बीटा प्लीटेड शीट में। चलिए नेक्स्ट टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इट रेफर टू द अरेंजमेंट एंड इंटर रिलेशन ऑफ द ट्विस्टेड चेन ऑफ प्रोटीन इन स्पेसिफाइड लेयर और फाइबर। द टर्शरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय वीक इंटर एटॉमिक फोर्स सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स एंड डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड, ठीक है। तो मायोग्लोबिन टर्शरी अमीनो एसिड टर्शरी प्रोटीन का एग्जांपल है मायोग्लोबिन। क्वाटरनरी की बात करिए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है ये एकदम। तो व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन यूनाइटेड बाय द फोर्स अदर देन कोवेलेंट बॉन्ड, तो दैट इज नॉट पेप्टाइड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। इट रेफर टू द फाइनल 3-dimensional शेप दैट रिजल्ट फ्रॉम ट्विस्टिंग, बॉन्डिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। तो ये जो फोल्डिंग की यहाँ पर बातें हो रही है, तो जैसे मान लीजिए मैं प्राइमरी प्रोटीन की बात करूं तो ये एकदम स्ट्रेट चेन होती है। सेकेंडरी की बात करूं तो ये हेलिक्स लाइक होता है, ठीक है, इस तरीके से होने लगता है। फिर ये तो शीट टाइप होती है, ग्रेफाइट की शीट मैंने अभी बताई, ठीक है। ग्रेफाइट शीट एग्जांपल लिख लो, ग्रेफाइट शीट लाइक, ठीक है। टर्शरी की बात करें तो टर्शरी जो है वो कॉइल को थोड़ा सा घुमा लो, ठीक है। और क्वाटरनरी की बात करें तो ये एकदम कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, बहुत ज़्यादा है इस तरीके से, मतलब उस कॉइल को आप बहुत ज़्यादा यूँ कर दो, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन जो है वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंजाइम्स भी आपने भर भर के पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो एंजाइम जो है वो एक तरीके से बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। जैसे कैटलिस्ट आपने पढ़ा है कि कोई भी रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन की रेट को फास्ट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट जनरली क्या काम आते हैं? रिएक्शन को फास्ट करने में काम आते हैं।
केमिकली ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, सम इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एंड देयर फंक्शंस आर गिवन बिलो। एंजाइम्स की बात करें तो इन्वर्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, अल्फा माइलेज, यूरियस, कार्बोनिक, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियसिस, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये सब जो है एंजाइम के नाम हैं और ये किसको, ये एंजाइम जो है कहाँ काम आते हैं, तो सुक्रोज को स्प्लिट करने में इन्वर्टेज या सुक्रेज काम आता है, माल्टोज को स्प्लिट करने में माल्टेज काम आता है, लैक्टोज को स्प्लिट करने में लैक्टेज काम आता है, ठीक है। स्टार्च को स्प्लिट करने में माइलेज काम आता है, अमोनिया यूरिया को स्प्लिट करने के लिए यूरेज काम आता है, कार्बोनिक एसिड को स्प्लिट करने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम आता है, ठीक है। प्रोटीन को पेप्सिन काम आता है, प्रोटीन्स को अल्फा अमीनो एसिड में ट्रिप्सिन काम आता है, डीएनए के लिए न्यूक्लियस काम आता है। तो सारे नेम आप अच्छे से जानते हैं थोड़े बहुत, और जो नहीं जानते वो नाम मिलते जुलते हैं, ठीक है, याद हो जाएंगे आपको। फिर विटामिन की बात करते हैं जो खाने पीने से मिलती है, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, 12वीं क्लास के बालक हो सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, ठीक है। तो ये कौन सा विटामिन कहाँ से मिलता है, उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ये सारी बातें लिखी हुई है एनसीईआरटी में, एज इट इज टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से ध्यान रखनी है। जैसे विटामिन ए की बात करें तो ये कहाँ से मिलता है, फिश लिवर ऑयल, कैरेट, बटर, मिल्क से मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी से जीरोथैल्मिया होता है, जो कि होता है हार्डनिंग ऑफ आई या नाइट ब्लाइंडनेस, रात में देखना बंद हो जाता है, ठीक है। विटामिन B1 की बात करें तो थायामीन, जो मिलता है हमें यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल एंड सीरियल से। इसकी बात करें तो ये बेरी जो कि होता है भूख लगना बंद हो जाता है इससे, ठीक है। विटामिन B2 की बात करें राइबोफ्लेविन, जो कि मिल्क, एग, लिवर वगैरह से मिलता है, इससे चिलियोसिस होता है। चिलियोसिस की बात करें तो ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर करता है और स्किन में जलन सी होने लगती है, चमड़ी जलने लगती है, ठीक है। विटामिन B6 की बात करें पायरिडोक्सिन, तो ये जो मिलता है यीस्ट, मिल्क, एग, यॉक, सीरियल एंड ग्राम से, कॉन्वल्सन होता है इससे। विटामिन B12 की बात करें, ये भी मीट, फिश, एग, कर्ड से मिलता है, ठीक है। और पर्निशियस अनेमिया, आरबीसी डेफिशिएंट इन हेमोग्लोबिन, ठीक है, आरबीसी की डेफिशिएंसी होती है इसकी कमी से। विटामिन सी की बात करें तो ये मिलता है हमें सिट्रस फ्रूट्स, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये स्कर्वी करता है, गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की बात करें तो ये हमें एक्सपोजर ऑफ लाइट से मिलता है, फिश से मिलता है, एग यॉक से मिलता है, इसकी कमी से बोन जो है वो कमज़ोर होने लगती है, ऑस्टियोमेलेशिया, बोन सॉफ्ट होने लगती है, रेक्टेज होती है जो बच्चों में हड्डियों का कमज़ोर होना। विटामिन ई की बात करें तो वेजिटेबल ऑयल लाइक व्हीट, ग्राम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। विटामिन के की बात करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है और ये ब्लड क्लोटिंग का टाइम को बढ़ा देता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, यू नो ऑल दैट वेरी वेल, जेनेटिक्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए की आपकी यूनिट्स होती हैं जिससे डीएनए बनता है, 4 यूनिट होती है जनरली, 5 यूनिट होती है। एक आरएनए को भी कंसिडर करें न्यूक्लिक एसिड में तो एडेनाइन, ग्वाइनाइन, साइटोसाइन, थाइमिन, यूरेसिल, ठीक है। ये सब आपने उसमें पढ़ रखा है जेनेटिक्स के अंदर, तो मैं यहाँ पे कोई ये बात नहीं बता रहा न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। डीएनए, आरएनए, डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है, पायरिडीन बेसिस में। फिर डीएनए आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये ऐसा नहीं आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जेनेटिक्स में अच्छे से डिटेल में पढ़े हुए, तो ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा देखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं कोई चीज़ आपका डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपके कॉन्सेप्ट हिला नहीं रहा, जो बायो में आपने पढ़ा है वो एकदम सही पढ़ा है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। चलिए, फिर नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, चैप्टर वाइज सीआरई चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप विजिट करिए www.acadexcel.com पे, वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।